नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो शायद हमारे काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दे। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर काम से जुड़े सारे नियम मतलब सैलरी, काम के घंटे, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ अचानक बदल जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा है और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। आपको अंदाजा है, दशकों से सालों साल से भारत में लेबर से जुड़े नियम करीब 29 अलग-अलग कानूनों के हिसाब से चलते थे और ये कानून अक्सर बहुत पेचीदा और उलझे हुए थे। लेकिन अब इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड जाल को साफ करके इसे आसान बनाया जा रहा है। तो 29 कानूनों को हटाकर उनकी जगह ले ली है सिर्फ 4 नए कोड्स ने। जी हाँ, सिर्फ 4। तो आज हम इन्हीं 4 नए कोड्स को एक एक करके समझेंगे। हम बात करेंगे वेतन की, फिर सोशल सिक्योरिटी की, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस और आखिर में वर्क प्लेस पर सेफ्टी की। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है भारत के पुराने लेबर लॉज को सिंपल और मॉडर्न बनाना, ताकि ये आज की बदलती दुनिया के साथ चल सकें। चलिए सबसे पहले कोड पर आते हैं, नई वेतन संहिता। और ये वो कोड है जो सीधे सीधे सैलरी स्लिप की पूरी बनावट को ही बदलने वाला है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है वेतन या वेज की नई परिभाषा। देखिए, नए नियम के तहत किसी भी कर्मचारी की बेसिक पे और महंगाई भत्ता मतलब डीए मिलाकर उनकी टोटल सैलरी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कंपनियां अब अलाउंस को सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बना सकती, जैसा कि पहले अक्सर होता था। अच्छा, तो इसका असली असर क्या पड़ेगा? देखिए, जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में कटने वाला पैसा भी बढ़ेगा। अब पीएफ तो एक तरह से रिटायरमेंट की बचत है, तो लंबे समय के लिए ये फायदेमंद है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कि हर महीने जो इन हैंड सैलरी आती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। चलिए अब दूसरे कोड पर चलते हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड। इसका फोकस है सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा उन लाखों लोगों को मिलने की उम्मीद है जो अब तक किसी भी दायरे में नहीं आते थे। सोचिए, गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोग जैसे फूड डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स, पहली बार उन्हें भी पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी जैसे फायदे देने की बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे कोड पर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये वो हिस्सा है जो हायरिंग, फायरिंग और कंपनियों और कर्मचारियों के बीच के विवादों से जुड़ा है। और सच कहूं तो इन सुधारों में सबसे ज्यादा बहस इसी हिस्से पर होती है। इसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अब जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, उन्हें ले ऑफ या छटनी के लिए सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये लिमिट सिर्फ 100 कर्मचारियों की थी, मतलब सीधा 3 गुना का इजाफा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे का तर्क ये है कि इससे कंपनियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जिससे वो आसानी से काम कर पाएंगे और शायद नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो एक तरफ तो कंपनियों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। और यहीं पर आता है हमारा चौथा और आखिरी कोड, OSH यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये कोड क्या करता है? ये काम करने की जगह पर हेल्थ और सेफ्टी से जुड़े सारे नियमों को एक जगह ले आता है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं प्रोग्रेसिव बदलाव है। अब महिलाएं भी अपनी सहमति से रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं, शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे के बीच। बस एक शर्त है कि कंपनी को उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ठीक है, हमने चारों कोड्स को समझ लिया। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इन सब का कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए आखिर मतलब क्या है। अगर कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है बेहतर रिटायरमेंट सेविंग्स और ज्यादा लोगों तक सोशल सिक्योरिटी का पहुंचना। वहीं दूसरी ओर कंपनियों को हायरिंग, फायरिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और कानूनी प्रक्रिया भी पहले से आसान हो रही है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सकता है। तो देखिए, कानून तो बन गए हैं, कागज पर सब कुछ तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या जमीन पर इनका अमल ठीक से हो पाएगा? क्या ये नए नियम सच में भारत के वर्क कल्चर को हमेशा के लिए बदल देंगे?
खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।